हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो 100% फ्री एजुकेशन के साथ आपको यहाँ पर कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और कई बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और सॉल्यूशंस के साथ सॉल्व करवाते हैं। इसी के साथ में अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो 100% फ्री एजुकेशन के साथ आपको बेस्ट फैकल्टीज भी यहाँ पे अवेलेबल करा रहे हैं, सारा बेस्ट कंटेंट। और ये सारा बेस्ट कंटेंट आपको हार्ड कॉपी के रूप में और ई बुक्स के रूप में भी अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स की बुकलेट्स आप तक भी पहुंच जाएं बहुत जल्द, तो इसके लिए जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, फॉर्म फिलअप करिए। मैग्नेट ब्रेन्स की टीम आपके कॉन्टैक्ट में आके आपको ये बुकलेट्स हार्ड कॉपी के रूप में और ई बुक के रूप में बहुत जल्दी प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मॉक टेस्ट पेपर को। जो मॉक टेस्ट पेपर आप देख रहे हैं क्लास 6 स्टूडेंट्स, ये है पेपर नंबर 3 और पूरी उम्मीद करता हूं आपने पेपर 1 और पेपर 2 बहुत अच्छे से सॉल्व किया होगा। तो मॉक टेस्ट पेपर्स आप तभी सॉल्व करिए जब आपका कंप्लीट लेक्चर्स आप पढ़ चुके हो, आपको कंप्लीट थ्योरी नॉलेज हो। मॉक टेस्ट पेपर्स के लिए एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट आप अपने घर में बैठे हुए सेट करिए। क्लियर है? ये जो पेपर आप नंबर 3 देख रहे हैं, यहां पे आपको 3 घंटे दिए गए हैं, तो अपने आप को 3 घंटे दीजिए। पहले पेपर को खुद सॉल्व करिए और उसके बाद आप सॉल्यूशन वीडियोस को जरूर वॉच करें। क्लियर है? जैसे ही आप ये मॉक टेस्ट पेपर देखते हैं, ये जो थर्ड पेपर है, तो आप देखेंगे यहाँ पे इसको हमने सेक्शन 4 में बांटे हैं, मतलब टोटल 4 सेक्शंस हैं। सेक्शन ए, बी, सी एंड डी। सेक्शन ए जो कि है ये 1 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक, मतलब 11 मार्क्स सेक्शन ए में आपको मिलेंगे। सेक्शन बी जो है ये हर क्वेश्चन जो है आपका 4 मार्क्स का है और हर एक क्वेश्चन में 4 सब पार्ट है, मतलब जो 4 सब पार्ट है वो सब 1-1 मार्क्स के हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे सेक्शन बी में। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, मतलब 12 मार्क्स का पेपर आपका सेक्शन बी का है। सेक्शन सी जो है ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, जो कि 3 मार्क्स के एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 15 से लेके 23 तक आपका सेक्शन सी आपको देखने को मिलेगा। सेक्शन डी फाइनली जो लास्ट सेक्शन है, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, जहां पे 5 मार्क्स के एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 24 से लेके क्वेश्चन नंबर 29 तक आपको पूरे लॉन्ग आंसर वैरायटी देखने वाले हैं। यहाँ पे आपको जो मैक्सिमम मार्क्स का पेपर है, ये 80 मार्क्स का पेपर है, आपको 3 घंटे दिए गए हैं। तो 3 घंटे में आपको ये 80 मार्क्स लाने हैं और इसके लिए आप पूरी फाइट करिए। उसके बाद अपने सॉल्यूशंस को मेरे इस सॉल्यूशन वीडियो से मैच करने की कोशिश करें। तो आप जो वीडियो देख रहे हैं अभी, ये एक सॉल्यूशन वीडियो है सैंपल नंबर 3 का। तो मतलब मॉक टेस्ट पेपर जो आप देख रहे हैं, मॉक टेस्ट पेपर नंबर 3 का सॉल्यूशन वीडियो आपके सामने। चलिए, तो पहला सवाल, टोटल 11 क्वेश्चन है सेक्शन ए में। पहला सवाल आपके सामने, व्हाट पार्ट ऑफ 46 इज 24? सिंपल सा सवाल था। यहां पे आपसे ये पूछ रहा था कि अगर मैं आपको बोलता हूं कि 46 का सॉल्यूशन, ठीक है, तो ये बोलना चाह रहा है अगर आपको कोई नंबर दे दूं 46, तो 46 का वो कौन सा पार्ट है जिसकी वैल्यू जो है वो 24 आएगी। तो यहाँ पे बेसिकली 46 का फ्रैक्शन निकालना है। तो 46 का वो कौन सा पार्ट है, तो मैं बोल रहा हूं x, ठीक है। 46 के साथ जब मैं उसका फ्रैक्शनल पार्ट, x को मैं एक फ्रैक्शन मान रहा हूं, लेट द फ्रैक्शन बी x, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा चीजें सॉल्व कैसे करते हैं। तो लेट द फ्रैक्शन बी x, अगर मैं उस पूरे फ्रैक्शन को x मान लूं, ठीक है, तो 46 का वो x पार्ट आपको वैल्यू दे रहा है 24, दैट मीन्स x की वैल्यू आएगी 24/46। और यहाँ पे ये 2 1 टाइम्स 2, 2 2 टाइम्स 4, 2 2 टाइम्स 4, 2 3 टाइम्स 6, 12/23 फ्रैक्शन। तो जब मैं देखूंगा तो यहाँ पे आप नोटिस करिए कि 12/23 पार्ट, मतलब 46 का जो 12/23 पार्ट है उसकी वैल्यू 24 आ रही है। ये कैसे निकला? 24, 46 जो है वो 24 के नीचे गया, दोनों डिवाइड हुए, कॉमन फैक्टर्स हटे और सिंप्लीफाइड फॉर्म में जब मैंने कन्वर्ट किया तो 12/24 ये आपका 12/23 सी पार्ट जो है ये आपका एज अ आंसर आ रहा है। क्लियर है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है सी। मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर,
जो 4 डिजिट का बड़ा नंबर है, द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले तो हम ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का नंबर देखते हैं क्या होता है। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का नंबर, सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर है 999 और 4 बार 9। तो हमने 4 टाइम्स 9 ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का नंबर लिख दिया। देन उसके बाद हमसे बोला है स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा 5 डिजिट का नंबर, 5 डिजिट्स का नंबर। तो सबसे छोटा 5 डिजिट का नंबर जो है वो है आपका बेसिकली 1 के बाद 4 जीरोस। डन। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब इनका प्रोडक्ट पूछा है, तो प्रोडक्ट का मतलब मैथ्स में होता है मल्टीप्लिकेशन। तो प्रोडक्ट का मतलब है 9999, जो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 5 डिजिट के सबसे स्मॉलेस्ट नंबर के साथ। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे आपकी वैल्यू जो यहाँ पे आपको मिल रही है वो 4 टाइम्स 9 के बाद 4 जीरोस। तो ये आपका आंसर आएगा। दैट मीन्स ऑप्शन में देखो क्या बोल रहा है, ऑप्शन में बोल रहा है नो जीरो, 1 0, 4 0, 5 0। तो कितने जीरोस आ रहे हैं प्रोडक्ट में, कितने जीरोस आ रहे हैं? तो प्रोडक्ट में 4 जीरोस आ रहे हैं। मैं कहूंगा यहां पे मेरा जो जवाब होना चाहिए वो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सी ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। टोटल 11 क्वेश्चन है सेक्शन ए में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए 8 3/8 when added with 4 1/2 when added with -6 1/2, ये ऐसा कह रहा है। तो देखो प्लस और माइनस का साइन वैसे तो साथ में नहीं आना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है कि आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है, अगर इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को मुझे सॉल्व करना है तो जवाब बताइए। तो आपको ये चीज पता है कि जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया रहता है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का जो होल पार्ट है, होल पार्ट मतलब जो सामने वाला पार्ट है उसको अलग निकाल लो, फ्रैक्शन वाले पार्ट को अलग निकाल लो। एक वो तरीका होता है। दूसरा तरीका नहीं तो ये है कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्लियर है? 8 × 8 is 64, 64 + 3। तो 64 में जब 3 ऐड होगा तो ये आ जाएगा 65, 66, 67। तो ये आ गया आपका 67/8 प्लस 9/2 प्लस 2 × 6 is 12, 12 + 1 is 13। तो ये बेसिकली है -13/2। और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो यहां पे आप एलसीएम ले लीजिए, किसका? 8, 2 और 2 का। तो एलसीएम हमारा 8 ही आएगा। अब यहां पे ऑलरेडी न्यू डिनोमिनेटर में 8 है, तो 8 के टेबल में 8 आता है 1 टाइम्स, 67 प्लस 2 के टेबल में 8 आता है 4 टाइम्स, 4 × 9 is 36 प्लस ब्रैकेट के अंदर 2 के टेबल में 8 आता है 4 टाइम्स, 4 × 13 कर लीजिए। तो जब मैं 4 × 13 करूंगा तो ये आपका आ जाएगा 52। कौन सा 52? -52। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर में माइनस का साइन है। क्लियर है? तो 13 × 4 कर लीजिए। इसको सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 67 + 36 -52/8। और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 67 + 36, देखिए बोर्ड मास कहता है पहले एडिशन वाला पार्ट। तो यहाँ पे 7 + 6 is 13, 13 का 3 कैरी 1 और ये आ जाएगा 103 -52/8। और 3 में से 2 गए तो 1, 10 में से 5 गए तो ये 5। ठीक है? 51/8 ये आपका आंसर आएगा। और 51/8 क्योंकि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका न्यूमरेटर बड़ा है, तो हम इसका आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में देंगे। देखिएगा डिनोमिनेटर में 8 आया है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 8 इन दोनों में है। ठीक है? अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 8 × 6 कर लीजिए। 8 × 6 is 48। तो देखिएगा 8 × 6 is 48, 48 प्लस क्या करूं कि 51 आए, तो 49, 50, 51 3 कर दीजिए। तो 6 3/8 मैं कहूंगा ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन।
क्लियर है? मुझे कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। इसका आंसर क्योंकि ऑप्शंस में दिया था मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में था, मैंने ए जवाब निकाल लिया है और पॉजिटिव वैल्यू आएगी। डन। चलिए 3 क्वेश्चन हो गए हमारे सॉल्व। 4th क्वेश्चन देखना, एडिशन ऑफ 12.46 एंड 42.062 इज व्हाट? तो 12.46 में जब मैं ऐड करूंगा 42.062, ठीक है, तो एडिशन करने के लिए हम कॉलम मेथड का यूज कर लेते हैं। कॉलम मेथड कहता है एक डिजिट के नीचे दूसरी डिजिट, 10th डिजिट के नीचे 10s, 1st डिजिट के नीचे 1s, 10th डिजिट के नीचे 10th, 100th डिजिट के नीचे 100th और 1000th डिजिट के नीचे 1000th डिजिट। 4 6 दिया था, आगे 0 नहीं था, वो मैंने लगा दिया। क्लियर है? तो 0 + 2 is 2, 6 + 6 is 12, 12 का 2 कैरी 1, 5 पॉइंट और यहां पे आ जाएगा 4 और 5, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 54.522, 54.522। क्वेश्चन नंबर 4th का डी ऑप्शन, ये आपका जवाब है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th की तरफ। द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ 2634, एक्सपैंड करना है मतलब फैला के लिखना है, इसको समझना स्टूडेंट्स। देखो 2634 का एक्सपेंशन क्या होगा, तो इसको हम बोलेंगे कैसे? ये है आपका 2634, इसको 2000 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो 2 है ये थाउजेंड्स प्लेस पे है, तो 2000 में जब ऐड हो रहा है 600, उसमें ऐड हो रहा है 30 और उसमें ऐड हो रहा है 4, तो ही तो ये नंबर बन रहा है 2634। डन। अब 2000 का मतलब है 2 के साथ 1000 मल्टीप्लीकेशन में, प्लस 6 के साथ 100 मल्टीप्लीकेशन में, प्लस 30 के साथ मतलब 3 × 10 है इसलिए 30 है, और प्लस 4। तो ये इसका एक्सपेंशन फॉर्म है, फैला के लिखा। हमने क्या लिखा, उसकी जो प्लेस वैल्यू थी उस प्लेस वैल्यू के मल्टीप्लीकेशन और एडिशन का यूज करके इसको एक्सपेंशन फॉर्म बोलते हैं। तो ये हो जाएगा 2 × 1000, तो 2 × 1000 इज दिस, प्लस 6 × 100 प्लस 3 × 10 प्लस 4 × 1, 4 क्योंकि 1s प्लेस पे था तो 1 का मल्टीप्लीकेशन होगा। डन। तो यहां पे मैं कहूंगा क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो ए ऑप्शन है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इन रोमन नंबर 60 कैन बी रिटर्न एज 60 कैसे लिखते हैं? तो देखिएगा पहले ऑप्शन में कह रहा है एल, एल का मतलब होता है यहां पर 50, सी का मतलब होता है यहां पर 100 और एक्स का मतलब होता है 10। ठीक है, तो एक्स का रोमन नंबर्स आपको पता होना चाहिए। आई का मतलब, तो आई का मतलब है 1। डन। आपको ये सब चीजें पता होंगी, बेसिक नॉलेज होगी तो हम चीजें आराम से सॉल्व कर लेंगे। एम का मतलब होता है 1000, 1000। ठीक है, एल का मतलब 50, एक्स का मतलब 10। तो देखिएगा एल के बाद और 10 से पहले छोटा रोमन नंबर लिखा है, मतलब एक्स का मतलब 10 है, 10 से छोटा लिखा है पहले, तो इसमें माइनस होगा, 10 - 1 इज 9, तो 50 + 9 इज 59, तो इसकी वैल्यू तो 59 है। डन। हमें 60 देखना है। देखिएगा सी और एक्स, सी का मतलब है 100, 100 के बाद 10 लिखा है, तो छोटा नंबर जब बाद में लिखा रहता है तो ऐड होता है, तो 100 + 10 इज 110। डन। एक्स, एम का मतलब है 1000, ये वैल्यू तो बहुत बड़ी हो गई, ये हमारा जवाब हो ही नहीं सकता। एक्स, एल का मतलब है 50 और 50 के बाद छोटा नंबर लिखा है तो वो ऐड होगा, तो ये है 50 + 10 इज 60। तो हमारा आंसर क्या है फाइनली? तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा आंसर है डी ऑप्शन। क्या आंसर है? डी ऑप्शन। एल एक्स का मतलब है 50 + 10 इज 60। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिएगा, चूज द ऑड वन आउट। तो चूज द ऑड वन मतलब यहां पे एक ऑड वैल्यू लिखी है, आपको देखते ही बताना है वो ऑड वैल्यू क्या है। अब यहां के लिए देखो नंबर लिखे बड़े बड़े, ये लिखा है 1,82,000, 1,82,720,
8, 1,36,000, 1,81,000। ऐसा कौन सा नंबर है जो ऑड नंबर है? तो देखो मैं ऐसा समझाना चाहूंगा कि इस चीज के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? अब ये डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? तो बेसिकली डिविजिबिलिटी रूल आपको पढ़ाए गए हैं कब? जब आपको ये सिखाया जाता है कि देखते ही आप नंबर को ये कैसे बता सकते हैं कि ये नंबर किससे डिवाइडेड है। ठीक है, तो आपको 2 का डिविजिबिलिटी सिखाया है, आपको 3 का सिखाया है। जिन लोगों ने भी लेक्चर्स अटेंड किए हैं उनको ये चीज पता है। देखिए यूनिट प्लेस पे यहां मुझे 2 दिख रहा है, एक इवन डिजिट दिख रहा है, 8 दिख रहा है, अगेन एक इवन डिजिट है, 4 दिख रहा है, अगेन एक इवन डिजिट है, बट इसके यूनिट प्लेस पे मुझे 9 दिख रहा है जो कि एक ऑड डिजिट है। तो ये जो 3 डिजिट्स हैं जहां पे 2 लिखा है, 8 लिखा है, ये ऐसे नंबर्स हैं जो कि बेसिकली किससे सॉल्व होंगे? तो आप देखिएगा ये सॉल्व होंगे, डिवाइड होंगे 2 से। जिनके भी यूनिट प्लेस पे एक इवन डिजिट होता है वो 2 से डिविजिबल होता है। ये नंबर जो है ये 2 से डिविजिबल नहीं है। मैं कहूंगा सी आंसर इज एन ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब बाकी के जो नंबर है वो एक जैसे हैं, वो 2 से डिविजिबल है, लेकिन ये जो नंबर है 2 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द सम ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 8। अब देखिए प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है और फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है। फेस मतलब किसका फेस दिख रहा है, किसके लुक्स आ रहे हैं, तो आपको फेस वैल्यू 8 ही बोलनी है। फेस वैल्यू ऑफ 8 इज 8। फेस वैल्यू ये डिजिट किसके जैसा लिखा हुआ दिख रहा है? ये 8 जैसा दिख रहा है, तो ये इसकी फेस वैल्यू है। तो फेस वैल्यू ऑफ 8 इज 8। ठीक है, और इस 8 की अगर मैं प्लेस वैल्यू बात करूं, प्लेस वैल्यू मतलब इतने बड़े नंबर में ये कौन से प्लेस पे लिखा है, तो ये लिखा है थाउजेंड्स प्लेस पे। देखिए यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस एंड ये है थाउजेंड्स प्लेस। तो 8 को मैं कहूंगा ये थाउजेंड्स प्लेस पे है। डन, इसकी प्लेस वैल्यू है 1000। चलिए आगे क्या कह रहा है? द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो जब मैं ऐड करूंगा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को, तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 1000 + 8 मतलब 1008। ये हमारा जवाब होगा। क्लियर है? तो 1008 मतलब डी ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। क्लियर है? तो यहां पे फाइनली क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपने सॉल्व कर लिया। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ये जो फिगर बना है इसका एरिया बताइए क्या आएगा। फिगर का एरिया बताइए। तो फिगर का एरिया का मतलब है कि इस पूरी चीज का, ये जो शेडेड पार्ट है, इस पूरी चीज का मुझे एरिया बताना है। एरिया मतलब कितना स्पेस इसकी बाउंड्री के थ्रू कवर्ड अप है, तो एरिया बताना है। देखो सेंटर में जो लगा है ये यहां से लेके मुझे यहां तक 4 बोला है, फिर यहां से लेके यहां तक 4 बोला है, तो मैं कहूंगा कि सेंटर में जो है वो ये जो रेड पेन से मैं कर रहा हूं ये एक स्क्वायर है। डन, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर व्हेन एडेड विथ, ये जो लगे हैं ये सेमी सर्कल्स लगे हैं। ठीक है, कितने सेमी सर्कल है? 4 सेमी सर्कल है, तो 4 सेमी सर्कल का मतलब 2 सर्कल। डन, तो मैं कहूंगा एरिया ऑफ स्क्वायर एडेड विथ एरिया ऑफ 2 सर्कल्स, एरिया ऑफ सर्कल का 2 टाइम्स। तो यहाँ पे बेसिकली ये हटा दो और यहाँ पे ऐसे आना चाहिए, एडेड विथ एरिया ऑफ स्क्वायर एडेड विथ 2 टाइम्स एरिया ऑफ स्क्वायर एडेड विथ 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, मतलब 4 से मैं 4 को मल्टीप्लाई करूंगा। डन, एडेड विथ 2 टाइम्स ऑफ व्हाट? एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल है पाई आर स्क्वायर। डन, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 + 2 ब्रैकेट में आ जाएगा 22/7
मल्टीप्लाइड विथ रेडियस, रेडियस ये पूरी लेंथ जो है ये डायामीटर है इस सेमी सर्कल का, इसका हाफ है 2 सेंटीमीटर, तो मैं कहूँगा 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2। ऐसे हम चीज़ों को करेंगे सॉल्व। डन। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आ जाएगा 16 प्लस 22/7, तो ये सॉल्व नहीं हो रहा तो 22 इंटू 4 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 88/7, और 2 इंटू 88, तो मैं ऐसा करता हूँ इसको डेसिमल में ले लूँ, 22/7 को मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरा आंसर भी डेसिमल में है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3.14। डन। तो इनको आप मल्टीप्लाई करके सामने लिख दीजिए, 16 के साथ ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाइड विथ 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 2 इज 8, तो डायरेक्ट क्यों ना मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 4 इंटू 8 इज 32, 3 8 1 टाइम्स इज 8, 9 10 11, 11 का 1 कैरी 1, 3 इंटू 8 इज 24 एंड 25, तो ये आ जाएगा 25.12। इनको ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 10 11 11 का 1 कैरी 1, 41.2 के आसपास, तो 41.2 का मतलब है यहाँ पे मेरा आंसर डी ऑप्शन आना चाहिए। एरिया ऑफ दिस इज व्हाट 41.14, ये करीब है 41.2 के। डन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो है वो डी ऑप्शन है। चलिए बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, तो जो फिगर बना हुआ है इसका पेरीमीटर बताइए। पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज, तो पेरीमीटर का मतलब है सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, ये पेरीमीटर है। डन। पेरी का मतलब है आउटर बाउंड्री, मीटर का मतलब है लेंथ। स्ट्रेट लाइंस का यूज करके जब एक क्लोज्ड बॉडी बनती है, क्लोज्ड ऑब्जेक्ट बनता है, तो उसकी जो साइड्स है स्ट्रेट साइड्स, उनका सम बताना है। तो इस केस में यहां पर आप सब चीजों को ऐड कर दीजिए। देखिए 1 + 2 इज 3, 3 प्लस दिस इज 2, तो 3 + 2 इज 5, 5 + 2 इज 7, 7 + 1 इज 8, 8 + 2 इज 10, 10 + 3 इज 13, 13 + 2 is 15, 15 + 1 is 16, 16 + 4 is 20। मैं कहूँगा 20 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर। ये रहा आपका ए ऑप्शन। क्लियर है। चलिए तो सेक्शन ए में आ गए हम लास्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है इसको देखिए। द टर्म b इज मल्टीप्लाइड बाय -5। ये कह रहा है एक टर्म है b जिसको अगर मैं -5 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं एंड द रिजल्ट, इससे हमें एक रिजल्ट क्या मिल रहा है, तो ये रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, ये रिजल्ट हमें मिल रहा है -5b एंड द रिजल्ट इज एडेड टू 17। इस रिजल्ट को अगर मैं 17 से ऐड कर दूं, द एक्सप्रेशन विल बी -5b + 17। तो -5b + 17 मतलब ए ऑप्शन। हम लोगों ने एक रूल पढ़ा है, वो रूल था आपका कॉम्यूटेटिव, हम नंबर्स को आगे पीछे करके लिख सकते हैं। डन। तो 17 हम आगे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, और -5b नेगेटिव इंटीजर हम यहाँ लिख सकते हैं -5b। तो एक एक्सप्रेशन बनेगी, वो है आपकी 17 - 5b। डन है। तो इस तरीके से हम ए ऑप्शन को यहाँ पे टिक कर रहे हैं। चलिए तो यहाँ पे हमारा खत्म हो गया सेक्शन ए। टोटल थे 11 क्वेश्चन। पूरी उम्मीद करता हूं आपको 11 मार्क्स यहाँ पे मिले होंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में जो बताओ। क्लियर है। अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन, और जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन बी, जहां पे आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14। क्वेश्चन नंबर 12 जब आप देखेंगे तो इसके अंदर 4 सब पार्ट्स हैं, इसलिए ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये 4 मार्क्स का है। क्लियर है। चलिए तो यहां पे देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द एडजेसेंट फिगर। ये जो फिगर आपके सामने है इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करिए। तो चलिए देखिएगा इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है। यहां से अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूं तो देखना आप, ऊपर वाले पार्ट को जब मैं नीचे फोल्ड करूंगा तो क्या ऊपर वाला पार्ट नीचे फोल्ड या नीचे वाला पार्ट ऊपर फोल्ड होने के बाद एक के ऊपर एक आ रहा है।
तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पे मुझे ये जो ट्राइंगल है ये इस तरीके से बना हुआ दिख रहा है, फोल्ड करने पे हॉरिजॉन्टली ये चीज़ घूमी हुई दिखनी चाहिए थी। तो मैं कहूँगा इसकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ना होते हुए इसमें एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री हम बना सकते हैं। तो ये बेसिकली वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। तो इस वाले फिगर में सिर्फ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री इज द बेस्ट ऑप्शन। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती थी, लेकिन ये जो दो ट्राइंगल हैं, या तो ऊपर वाले दो ट्राइंगल पलट के लगने चाहिए थे या ये पलट के लगने चाहिए थे, तब इसकी एक बार हम बोल सकते थे हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री हम बोल सकते हैं कि ये पार्ट जब इधर फोल्ड करेंगे तो ये कॉपी बनती हुई नजर आएगी। इसका सेकंड पार्ट नोट करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट कह रहा है ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री इन अ रेगुलर ऑक्टागन। ऑक्टागन का मतलब क्या है? तो देखिएगा, आप लोगों को ये वर्ड्स पता होने चाहिए कि भाई ट्राइंगल का मतलब होता है 3 मिनिमम साइड, क्वाड्रिलैटरल का मतलब होता है 4 साइड्स, तो क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं, ठीक है। पेंटागन हम वर्ड यूज करते हैं जब 5 साइड होती हैं, तो पेंटागन एक क्लोज्ड फिगर जिसमें 5 साइड है। 6 साइड के लिए हम वर्ड यूज करते हैं हेक्सागन, ठीक है। और फिर 7 साइड के लिए हम यूज करते हैं हेप्टागन, हेक्सागन, हेप्टागन। और फिर आता है आपका 8 साइड के लिए ऑक्टागन। तो यहाँ पे जो वर्ड आता है ऑक्टागन वो बेसिकली 8 साइड्स के लिए आता है। तो ऑक्टागन 8, और जब वर्ड उसके आगे रेगुलर जुड़ जाता है या इनमें से किसी भी शब्द के आगे अगर वर्ड रेगुलर जुड़ गया, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेप्टागन, रेगुलर ऑक्टागन, तो रेगुलर का मतलब है हर साइड जो है वो सिमिलर है। तो यहाँ पे देखिएगा 8 साइड्स कैसे बनेंगी। तो 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, ठीक है, 6, 7, और यहाँ पे ये बन गई आपकी 8। तो टोटल 8 साइड्स, जहाँ पे 8 की 8 साइड जो है वो इक्वल है, ठीक है। तो एक ऑक्टागन में लाइन ऑफ सिमेट्री की अगर बात हो तो यहाँ पे एक तो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री हमें दिखेगी, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री हमें दिखेगी, दूसरा ये हमें एक डायगोनली लाइन ऑफ सिमेट्री दिखेगी यहाँ पर इस तरीके से, और एक लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ से जाती हुई दिखेगी। डन। तो 1, 2, 3, 4, उसके बाद फिर हम इसको भी तो कह सकते हैं कि 5, ये 6, ठीक है, यहाँ पे ये 7, और ये जो है ये 8 इसके वर्टेक्स से। तो एक रेगुलर ऑक्टागन में 8 लाइन ऑफ सिमेट्रीज हम बोलेंगे। वर्ड रेगुलर है तो 8 लाइन ऑफ सिमेट्रीज यहाँ पे बनती हुई हमें नजर आएंगी। वो 8 लाइन ऑफ सिमेट्री हमने सेंटर पॉइंट पे बना दी है। डन है। चलिए सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 3 देखिएगा। सिंप्लीफाई 16 1/4। ये कह रहा है 16 1/4 एडेड विथ 5 5/6 देन -2 3/4। इसको एक काम करो, आप मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लो। तो ये हो जाएगा 16 × 4, तो ये हो जाएगा, देखिए 16 मल्टीप्लाइड विथ 4 इज, ये हो जाएगा आपका 64। 64 में +1 करूंगा तो ये हो जाएगा 65/4 प्लस 5 × 6 इज 30, 30 + 5 इज 35/6 माइनस 2 × 4 इज 8, 8 + 3 तो 9 10 11, 11/4। इस तरीके से हम इसको कर लेंगे सॉल्व। यहाँ पर क्लियर है। चलिए, तो हमने क्या किया, हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कंप्लीट किया। तो कौन सा फ्रैक्शन है ये, जो है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो डिनोमिनेटर से बड़ी है। अब हम 4, 6 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 4, 6 एंड 4, तो ये आपका आ जाएगा 2 × 2 इज 4, 4 × 3, तो 4 × 3 इज 12। तो एलसीएम ऑफ 4, 6 एंड 4 इज 12। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर देखिएगा, 4, 6 और 4 का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो 2 × 2 इज 4, 2 × 3 इज 6, 2 × 2 इज 4। अगेन 2 1 times 2, 2 1 times 2 और देन 3। तो देखिएगा 2 × 2 4, 4 × 3 इज 12। एलसीएम ऑफ 4, 6 एंड 4 इज 12। अब मुझे सारे डिनोमिनेटर्स 12 बनाने हैं। तो 4 को 12 बनाने के लिए
मैं 4 के साथ 3 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो वही 365 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस इसके डिनोमिनेटर 6 को 12 बनाने के लिए मैं 2 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा, 35 इंटू 2 होगा, माइनस यहां पे 4 को 12 बनाने के लिए मैं 3 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा, ऐसे ही 11 के साथ भी 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा। डन। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 इंटू 5 इज 15, 15 का 5 कैरी 1, 3 इंटू 6 इज 18 एंड 19, 195 अपॉन 12 प्लस 2 इंटू 5 इज 10, 10 का 0 कैरी 1, 2 इंटू 3 इज 6 एंड 7, 2 इंटू 6 इज 12 माइनस 4 इंटू 3 इज 12 और 11 इंटू 3 इज 33। देखिए सबके डिनोमिनेटर 12 बन गई। अब न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर को अब हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर इनको कर देते हैं क्लियर, और यहाँ पे इनका डिनोमिनेटर 12 और न्यूमरेटर में 195 प्लस 70, 195 प्लस 70 माइनस 33, इस तरीके से यहाँ पे ये सॉल्व होगा। क्लियर है? देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5, 9 और 7, 9 को 7 में ऐड करेंगे तो 16, 16 का 6 कैरी 1, 265 माइनस 33 अपॉन 12, और 5 में से 3 गए तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 2, 6 में से 3 गए तो 3 और यहाँ पे ये 2, 232 अपॉन 12। कॉमन फैक्टर 2 हटा दीजिए तो 2 1 टाइम्स 2, 2 1 टाइम्स 2, 2 6 टाइम्स 12 एंड 2 6 टाइम्स 12। फिर कॉमन फैक्टर 2 हटा दिया तो 2 5 टाइम्स 10, 2 8 टाइम्स 16, 2 3 टाइम्स 6। क्लियर है? 58 अपॉन 3। 5 प्लस 8 कितना होता है? तो ये होता है 8 प्लस 5 इज 10 और 13, 13 बाई 3, तो आंसर इसका आएगा 58 बाई 3। क्लियर है? ये आपका जवाब है 58 बाई 3। यहाँ पे कॉमन फैक्टर 2 था, इसमें कॉमन फैक्टर 2 था, मतलब मैंने 4 का कॉमन फैक्टर हटाया तो आंसर 58 बाई 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड पार्ट भी हमारा हो गया सॉल्व। इसका फोर्थ पार्ट देखिएगा। राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ए पार्ट का सिंपलेस्ट फॉर्म है 45 बाई 85। इसका बी पार्ट जो दिया है वो हमें दिया है 27 बाई 81, और इसमें सी पार्ट हमें दिया है इन्होंने क्या 49 बाई 70। डन। चलिए देखिएगा, यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स हटाएंगे तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसमें देखिएगा ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर है 5, तो 5 मतलब 5 इंटू 9 इज 45 एंड 5 में क्या मल्टीप्लाई किया तो 85 हुआ, तो ये है आपका 17। 5 when multiplied with 17 will give you 85. 5 into 7 is 35, 5 और 3 कैरी और 85। यस, तो कॉमन फैक्टर जो है वो 5 एंड 5 है, हटा दीजिए। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है 9 बाई 17। क्लियर है? ऐसे ही 27 और 81 में कॉमन फैक्टर 3 दिख रहा है। 3 9 टाइम्स इज 27 एंड 3 27 टाइम्स अगर मैं देखूं तो वो 81 होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर ये आपका 81 आ रहा है। डन। कॉमन फैक्टर हटा देंगे तो फ्रैक्शन बन जाएगा 9 बाई 27, और 9 बाई 27 में भी आप देखिएगा 9 इंटू 1 इज 9 होता है, ठीक है, बट 9 इंटू 3 जब मैं करूँगा तो ये 27 है। कॉमन फैक्टर अभी भी 9 आ रहा है, तो 9 से 9 हटा दीजिए, 1/3 आपका जवाब आएगा। तो देखिए हर एक स्टेप करके दिखाना है, क्योंकि अभी आप 6th क्लास में हैं। 7th क्लास में आपको हर स्टेप नहीं करना होता। 7th और 8th क्लास में आपको डायरेक्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म करना आना चाहिए। ठीक है? तो कॉमन फैक्टर्स जब हम हटाते हैं तो उसी को हम सिंप्लीफाइड फॉर्म कहते हैं। 49 बाई 70 अगर मैं देखूं तो देखिए 7 इंटू 7 इज 49 और 70 बना है 7 इंटू 10 से। कॉमन फैक्टर 7 और 7 हटा दीजिए तो फ्रैक्शन आएगा 7/10। ये रहा। क्लियर है? तो 1/3, 9/17, ये तीनों पार्ट ए बी सी मैंने आपके सामने यहां पे करके दे दिया आपको। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? तो फिल इन द ब्लैंक्स वाला पार्ट है, उसमें 4 पार्ट है। डन। क्वेश्चन नंबर 13 में 4 पार्ट, हर एक पार्ट 1 मार्क्स का है। चलिए देखिएगा, इस केस में ये कह रहा है एक सर्कल को इन्होंने शेड किया, एडेड विथ एक ट्राइंगल, एडेड विथ दिस क्वाड्रिलेटरल।
अब इनको ऐड करने के बाद क्या फ्रैक्शनल वैल्यू आपको मिल रही है। तो देखिए शेडेड पार्ट को अगर मैं देखूं तो टोटल 4 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4। आउट ऑफ दिस 4 पार्ट्स 2 पार्ट्स आर शेडेड, तो मैं कहूंगा 1/2 पार्ट इज शेडेड व्हेन एडेड विथ ट्राइंगल में 2 पार्ट्स हैं, इसका 1/2 पार्ट शेडेड है, तो 1/2 पार्ट आउट ऑफ द 2। यहाँ ऐसा मैं बोलूं कि ये 1/2 ना लिखते हुए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 पार्ट्स आउट ऑफ द 4। तो पहले वाले सर्कल के लिए जो फ्रैक्शन आएगा वो आएगा 2/4, इस ट्राइंगल के लिए जो फ्रैक्शन आएगा वो आएगा 1/2, और इस क्वाड्रिलेटरल के लिए जो फ्रैक्शन आएगा वो आएगा 1/4। तो यहाँ पे आएगा +1/4। और इन तीनों को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो देखिएगा डिनोमिनेटर सिमिलर नहीं है, ठीक है। 2/4 + 1/2 + 1/4, इसको सॉल्व करने के लिए हम इनके सबसे पहले डिनोमिनेटर को सिमिलर करेंगे। एलसीएम आएगा 4, 2 + 2 + 1, तो ये आ जाएगा 5/4। तो ये जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 5/4। डन। तो यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन नंबर 13 का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें जो फ्रैक्शन आएगा वो आएगा 5/4। क्लियर। चलिए अब मैं कर देता हूं यहां पे बोर्ड क्लियर, और यहां पे अब इसका सेकंड पार्ट देखिएगा। 2/7 ऑफ 77, तो ये कह रहा है 2/7 ऑफ 77, इसका मतलब ऑफ का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, तो 7 से ये 77 गए, 11 आए, 2 × 11 इज 22, तो यहां पे वैल्यू आएगी 22। 40 mm इज इक्वल टू वॉट सेंटीमीटर, तो ये कह रहा है 40 mm कितने सेंटीमीटर के बराबर है। मैं कह रहा हूं स्केल हमें जो पता है वो है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 mm। डन। और 1 mm जो होता है ये बराबर होता है 1/10 सेंटीमीटर के। तो इसका मतलब 1 mm अगर 1/10 सेंटीमीटर के बराबर है तो 40 mm जो है वो 40 × 1/10 के बराबर होगा। ये होगा 40 मल्टीप्लाइड विथ 1/10 सेंटीमीटर। दैट मीन्स 0 से 0 हटा दीजिए, 40 mm का मतलब है 4 सेंटीमीटर। डन। तो यहाँ पे कन्वर्जन आना चाहिए, ये आंसर आएगा 4। एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज इक्वल टू, इस फिगर का एरिया बताइए क्या होगा। तो ये पूरा दिए 4, नीचे रेक्टेंगल दिख रहा है मुझे, पहला जो पार्ट दिख रहा है वो रेक्टेंगल है, देन सेमी सर्कल मैं बोल सकता हूँ इसको। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक सेमी सर्कल है, मैं ऐसा बोल देता हूँ। तो यहाँ पर रेक्टेंगल का एरिया है 3 × 4 इज 12 प्लस सेमी सर्कल का एरिया आएगा आपका πr²/2, तो यहाँ पे ये आएगा πr²/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12 प्लस पाई की वैल्यू है 3.14 मल्टीप्लाइड विथ रेडियस है आपका 2 × 2, रेडियस है 2, तो 2 का स्क्वायर होता है 4/2, तो एक 2 से ये 2 कट गया, तो यहाँ पे आएगा 12 प्लस 3.14 मल्टीप्लाइड विथ 2, और ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 12 प्लस 3 × 4 is 8, sorry 2 × 4 is 8, 2 × 1 is 2, 2 × 3 is 6। फिर इसके साथ अगर मैं 12 ऐड कर दूं तो ये आ जाएगा आपका 18.28। डन। तो इन दोनों को ऐड करने पे 18.28 आ रहा है। हम यहाँ पर फोर्थ वाले पार्ट में इसको जो हमने सॉल्व किया, ये सॉल्व होके जो एरिया आएगा ये आएगा फाइनली 18.28, यूनिट में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लिखना मत भूलिएगा, नहीं तो टीचर पूरे मार्क्स आपके काट देंगे। क्लियर है। बिना यूनिट के कभी जवाब मत देकर आइएगा। अगर यूनिट दिया है कहीं क्वेश्चन में तो यूनिट लिखना जरूरी है। इस केस में देखिए कोई यूनिट नहीं था इसलिए नंबर लिखा हुआ है, इस केस में कोई यूनिट नहीं था इसलिए नंबर फ्रैक्शन लिखा हुआ है, इस केस में mm दिया था उसको हमने सेंटीमीटर में चेंज किया, सेंटीमीटर उन्होंने लिख के दिया था इसलिए मैंने सिर्फ नंबर लिखा है 4। यहाँ पे इन्होंने जिस फिगर का एरिया निकालने को बोला था वो फिगर में डायमेंशन सेंटीमीटर में थे, इस कारण मैंने एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया यहाँ पे सॉल्व
मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है इसको देखिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इसमें भी 4 पार्ट हैं। पहले पार्ट में लिखा है राइट द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग, इन दोनों के लिए एक्सप्रेशन लिखी है। 6 एडेड टू द, 6 को जब मैं ऐड करूंगा, किसके साथ ऐड करूंगा, 6 एडेड टू द सम ऑफ x एंड 5, 6 को ऐड करिए किसके सम के साथ, x प्लस 5 के साथ। क्लियर, ये आपकी एक्सप्रेशन आ गई। इसके बाद डिक्रीज द सम ऑफ 2x एंड 3y बाय द थ्राइस ऑफ y। ये क्या कह रहा है, आप डिक्रीज करिए, किसको कम करिए, डिक्रीज का मतलब कम करिए, किसको कम करिए, इन दोनों के सम को, किसके सम को, 2x एंड 3y के सम को। तो 2x एंड 3y का सम होगा 2x प्लस 3y। ये कह रहा है इन दोनों के सम से जो रिजल्ट आ रहा है, ये एक रिजल्ट है, इसको डिक्रीज करिए बाय, किससे कम करना है, तो इसको डिक्रीज करिए 3 टाइम्स ऑफ y में से, तो 3 टाइम्स ऑफ y में से, बाय किससे डिक्रीज करिए, तो किससे करना है, बाय, बाय जो बाद में लिखा है वो पहले आएगा, 3y माइनस ब्रैकेट में 2x प्लस 3y। डन है, ये आपने दोनों एक्सप्रेशंस लिख दिए क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट, और फर्स्ट पार्ट में भी 2 सब पार्ट है, हाफ मार्क्स हाफ मार्क्स। डन। इसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के सेकंड पार्ट की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन गिवन दैट x की वैल्यू, y की वैल्यू एंड b की वैल्यू। अगर तुम्हें x, y और b नोन है, इन वैल्यूज को उठाइए, इस एक्सप्रेशन में लिखिए। देखिए एक्सप्रेशन हमें दी है 4x माइनस 12y प्लस 6b, ठीक है। उठाइए वैल्यू, यहां पे अगर मैं डालूंगा तो देखो x की वैल्यू मुझे दी है 1/2, y की वैल्यू मुझे दी है -1/2 और b की वैल्यू मुझे दी है 3। ये 3 वैल्यूज दी हैं। इन तीनों वैल्यूज को अगर मैं पिक करके यहां डालता हूं तो देखिएगा 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, x की वैल्यू है 1/2 माइनस 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, y की वैल्यू है -1/2 प्लस 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, b की वैल्यू है 3। इसको सॉल्व करना है तो देखिएगा 4 इंटू 1/2, तो 2 से ये 4 कटा 2 टाइम्स, माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 से ये 12 गया 6 टाइम्स, प्लस 6 इंटू 3 इज 18। डन। 18 प्लस 2 इज 20, 20 प्लस 6 इज 26। ये आपका जवाब आ गया। क्लियर है। तो आपको इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज को डालना था, गिवन क्या है वो गिवन आप लिखोगे, ठीक है, और ये भी आपको गिवन था तो ये गिवन पार्ट भी आप लिखेंगे कॉमा, ठीक है। उठाइए इन वैल्यू को, जब यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये ऑन सब्सटीट्यूशन आपको वैल्यू मिल रही है 26। पूरी उम्मीद करता हूं यहां तक आपको चीजें समझ आ रही हैं। मूव कर रहे हैं हम नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ। तो राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 14/21। 14/21 आपको गिवन है एक नंबर, ठीक है। इट्स इक्विवेलेंट, इस हिसाब से इक्विवेलेंट लिखना है कि उसमें एटलीस्ट 4 फ्रैक्शन, अच्छा कुछ भी नहीं, बस आपको इसके 4 इक्विवेलेंट बताने हैं, ठीक है। 4, एटलीस्ट 4 फ्रैक्शंस, यहां पे आपको ब्रैकेट में लिखा है, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताइए एटलीस्ट 4। तो इट्स इक्विवेलेंट्स आर, देखिएगा 14/21 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 7 इज 14, ठीक है। और ठीक है, तो हम एक काम कर सकते हैं, इसमें कॉमन फैक्टर हमें कुछ नहीं दिख रहा, 3 इंटू 7 इज ये है और 2 इंटू 7, हाँ कॉमन फैक्टर है ना, 7 इंटू 2 इज 14 एंड 7 इंटू 3 इज 21। तो एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो मुझे 2/3 दिख रहा है, ये एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब यहां पे मैं लिख सकता हूं 2/3 का और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर मैं ऊपर नीचे 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, लेकिन हमें 14/21 का इक्विवेलेंट लिखना है। तो एक काम करिएगा, 14/21 के लिए आप एक काम करिए, इंटू 2 कर दीजिए ऊपर नीचे। तो एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है 2 इंटू 4 इज 8, 2 इंटू 1 इज 2 अपॉन
2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 2 इज 4, तो एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये हो गया। एटलीस्ट 4 बोले हैं, 2 हमने लिख लिए हैं, 2 और मैं लिख देता हूं। तो यहाँ पे एक तो 2/3 का भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप बना सकते हैं, 8 इंटू 8 कर लीजिए। चलिए ठीक है, ऊपर नीचे अगर मैं, ये एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म है, 2/3 में अगर 8 भी मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर नीचे, तो 2 इंटू 8 इज 16 एंड 3 इंटू 8 इज 24। 16/24 भी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख दिए। इन्होंने कहा था एटलीस्ट 4 तो लिखने हैं, तो एटलीस्ट 4 के लिए एक तो 2/3 में मैं ऊपर नीचे 10 और 10 का मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, तो ये फ्रैक्शन मेरा बनेगा 20/30। क्लियर है? 20/30। चलिए मूव करते हैं इसके 4th पार्ट की तरफ। तो सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 14 में ये था आपका 4th पार्ट। क्या कह रहा है? फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए HCF निकालना है, HCF ऑफ 32 एंड 64 क्या होगा? तो 32 के पहले तो हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। देखिएगा 32 के फैक्टर्स, 2 1 टाइम्स 2, 2 6 टाइम्स 12, 2 8 टाइम्स 16, 2 4 टाइम्स 8, 2 2 टाइम्स 4 एंड 2 1 टाइम्स 2। ऐसे 64 के फैक्टर्स अगर मैं निकालता हूं तो 2 3 टाइम्स 6, 2 2 टाइम्स 4, 2 1 टाइम्स 2, 2 6 टाइम्स 12, 2 8 टाइम्स 16, 2 4 टाइम्स 8 एंड 2 2 टाइम्स 4 एंड 2 1 टाइम्स 2। HCF देना था, तो HCF के लिए देखिए मैं क्या कर रहा हूं, तो 32 के फैक्टर्स आपके हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4 5, तो ये हो गए आपके 5 फैक्टर। और 64 के लिए हमारे फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 5 6। क्लियर? अब इनमें जो कॉमन फैक्टर्स हैं, जैसे यहां पे टोटल 5 फैक्टर्स हैं, ठीक है, कॉमन है सारे, इधर भी आप देखिए 5 फैक्टर्स हैं, ठीक है, तो हम कहेंगे 2 raised to the power of 5 is the highest common factor between the both। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों में क्या है, तो हम कहेंगे HCF ऑफ 32 एंड 64 इज, वो क्या है, तो देखिएगा वो है आपका 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 2। तो यहाँ पर ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 2 इज 8, 8 इंटू 2 इज 16, 16 इंटू 2 इज 32। क्लियर है? तो यहाँ पे जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है बिटवीन 32 एंड 64 इज 32। अब हमें पता करना है LCM, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 32 एंड 64। जब LCM निकालने को बोलें तो दोनों को साथ सॉल्व करना है। देखिएगा 32 और 64, तो कॉमन फैक्टर्स 2 1 टाइम्स 2, ठीक है, और 2 1 टाइम्स 2, 2 6 टाइम्स 12, 2 32 टाइम्स इज 64, अगेन 2 8 टाइम्स इज 16, 2 16 टाइम्स इज 32, 2 4 टाइम्स 8, 2 8 टाइम्स 16, 2 2 टाइम्स 4, 2 4 टाइम्स 8, 2 1 टाइम्स 2, 2 2 टाइम्स 4, 2 1 टाइम्स इज 2। तो यहाँ पे LCM क्या आ रहा है, तो आप देखेंगे LCM हमारा आ रहा है 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 2 इज 8, 8 इंटू 2 इज 16, 16 इंटू 2 इज 32, 32 इंटू 2 इज 64। तो यहाँ पे LCM जो आ रहा है वो 64 आ रहा है। तो LCM 64 है और HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 32 है। ये आपने निकाल दिया। क्लियर है? ऐसे ही आपको चीजों को सॉल्व करके देना था, सिंपल था। चलिए सेक्शन बी भी हमारा हो गया यहाँ पर सॉल्व। अब हम मूव कर रहे हैं सेक्शन सी की तरफ। तो सेक्शन ए हो गया, सेक्शन बी हो गया। 1 घंटे से कम टाइम में हमने 2 सेक्शन खत्म कर दिए हैं और पूरी उम्मीद करता हूँ सेक्शन ए था आपका 11 मार्क्स का और सेक्शन बी जो था ये था आपका 12 मार्क्स का, 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन। तो टोटल अभी तक आपके आगे होंगे 23 मार्क्स डन। मुझे कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा 23 मार्क्स किन के फुल आए, यस और नो में जवाब चाहिए, ठीक है। तो फाइनली
यहां पे अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, और ये एक क्वेश्चन जो है ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ अ गिवन फिगर। सिर्फ लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है और कुछ नहीं करना। तो लाइन ऑफ सिमेट्री बनाने के लिए देखिएगा, एक तो यहाँ पे आपकी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है, दूसरी यहाँ पे आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है। अब अगर आप डायगोनली लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हैं तो ये वाला पार्ट एकदम सिमिलर है इसके पार्ट जैसा दिखेगा। इधर से अगर मैं इधर मोड़ता हूं तो इधर वाला पार्ट एकदम इसके ऊपर बैठता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये भी बनेगी। तो टोटल कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है? तो मैं कहूँगा 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। यहाँ पे मैं देखूँ तो एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो यहाँ पे 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। इधर अगर हम देखें तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री हमें नजर आ रही है। वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री अगर बनानी है तो वो यहाँ से बनेगी। ये 2 पार्ट इस 2 पार्ट जैसे हैं, तो 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री यहाँ पे बन रही हैं। सिर्फ लाइन ऑफ सिमेट्री बताने थे, नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री लिखनी थी, तो वो हमने लिख दी है। क्लियर है? चलिए, ये हो गए आपके 3 मार्क्स पक्के। मूव करिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। एक नंबर लाइन के ऊपर आप इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करिए। तो एक नंबर लाइन के ऊपर देखिएगा, ये रही आपकी नंबर लाइन, दोनों एंड पे एरो हेड होने चाहिए। होल नंबर 0, उसके बाद 1, कॉमन फैक्टर मतलब कॉमन डिस्टेंस पे हम पॉजिटिव नंबर्स लिख रहे हैं। ठीक है, अब आपने जो बनाई थी नंबर लाइन, ठीक है, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, नंबर लाइन को हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिखा देते हैं। तो एक नंबर लाइन पहले पार्ट के लिए, दूसरी नंबर लाइन ये दूसरे पार्ट के लिए। और ऑन अ बोला क्या? ऑन अ नंबर लाइन मतलब एक ही नंबर लाइन बनाओ। एक काम करो आप, ठीक है, नंबर लाइन एक ही बना लो। चलो यहाँ पे देखिएगा, इस लाइन को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से भी यहाँ से भी। दोनों एंड पे एरो हेड बना दीजिए और सेंटर में 0 बना दीजिए। 0 के इस साइड इक्वल डिस्टेंसेस पे आप मार्किंग कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, 14th मैक्स दिख रहा है, हम 15 तक बना लेते हैं। तो ये है आपका 15, ठीक है, और यहाँ पे है आपका 1 से चालू। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ये हमने मार्किंग कर ली है। ये पूरी जो साइड है ये आपकी पॉजिटिव साइड है, डन। और ये पूरी जो साइड है ये नेगेटिव साइड है। नेगेटिव साइड पे भी हम 15 तक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो हमने ये बना दिया है -14 तक। क्लियर है? तो -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 और ये है आपका -2, ये -1। ब्लू पेन का यूज करके आप तीनों की मार्किंग कर दीजिए A B C करके। तो +4 ये रहा +4 A से, -12 ये रहा -12 B से। ठीक है, तो ये आपने मार्किंग कर दी। C पार्ट में दिया है +14, ये रहा आपका C पार्ट +14। सिंपल, इतना आसान क्वेश्चन था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। नंबर लाइन ऑन अ नंबर लाइन सिंगल लाइन पे बनाना था, ये हमने बना दिया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 16 में बोर्ड कर लेते हैं। क्लियर? मूव करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ -294 एंड 642। तो 2 चीजों का, एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालिए। तो देखिएगा हमें क्या गिवन है। सबसे पहले तो हमें गिवन है सम ऑफ, हमें जो कंडीशन गिवन है तो इन्होंने बोला है सम ऑफ -294 नेगेटिव इंटीजर एंड एक पॉजिटिव इंटीजर है 642। तो इन दोनों का सम निकालने के लिए हम कैसे लिखेंगे? तो अकॉर्डिंग टू दिस गिवन कंडीशन हम लिख सकते हैं -294 को ऐड करना है 642 के साथ। तो देखिए, जब एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करना है, ठीक है, ऐड करना है, तो यहाँ पर
नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर नंबर जो है वो सब्ट्रैक्ट होगा और जो साइन आएगा वो बड़े नंबर का आएगा। तो 642 इज द ग्रेटर नंबर। हम इसके साइन का यूज करेंगे तो आंसर तो हमारा पॉजिटिव आएगा। और 642 में से आप 294 को हटा दीजिए। तो एक रफ वर्क में देखिएगा, 642 में से अगर मैं 294 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, नंबर्स से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो 12 में से 4 गए, ये बचा 8, यहाँ पे बचा 13, 3 बचा, 3 में से 9 तो जा नहीं सकता, 13 में से 9 गए, 13 में से 9 गए तो ये बचेगा 4, और यहाँ पे ये 6 बन जाएगा 5, 5 में से 2 गया 3, तो 348 ये हमारा आंसर है। खत्म बात। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 17 इतना आसान था, 3 मार्क्स में हमें दिया था, तो हमें कंडीशन लिखनी थी, हमें ये लिखना था बस, और हमारा चीज़ें सॉल्व, खत्म। ऐसी चीज़ों को करना था। चलिए मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? तो 18 क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/7। तो गिवन में हमें एक नंबर गिवन है, एक हमें फ्रैक्शन गिवन है। देखिए फ्रैक्शन हमें क्या गिवन है? तो फ्रैक्शन हमें गिवन है 4/7। इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ए में ये बोल रहा है ऐसा बनाइए कि डिनोमिनेटर 49 हो। तो डिनोमिनेटर शुड बी 49, डिनोमिनेटर 49 आना चाहिए। इसका मतलब 4/7 जो फ्रैक्शन गिवन है, इस 7 में जब मैं 7 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो डिनोमिनेटर में 49 आएगा, पहली बात। अब क्योंकि तुमने डिनोमिनेटर में 7 का मल्टीप्लिकेशन किया है, फ्रैक्शन 4/7 दिया था, तो न्यूमरेटर में भी हमें 7 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो 4 × 7 इज 28। तो ये हमारा बन गया डिनोमिनेटर 49 के साथ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। बी पार्ट में ये हमसे कह रहा है कि आप न्यूमरेटर 44 को बनाइए। तो देखिएगा न्यूमरेटर मुझे क्या चाहिए? तो न्यूमरेटर मुझे 44 चाहिए। इस न्यूमरेटर 44 के लिए हम क्या करेंगे? तो हम न्यूमरेटर जो फ्रैक्शन दिया है उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में जब मैं 11 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो यहाँ पे देखो न्यूमरेटर 44 बन जाएगा। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जो वैल्यू आप एक्स्ट्रा डाल रहे हैं वही वैल्यू आपको नीचे भी न्यूमरेटर में जो डाली वो डिनोमिनेटर में भी डालनी है। तो 7 × 11 कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 77। तो आपका जो फ्रैक्शन है वो बन गया 44/77। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 18 1.5 मार्क्स 1.5 मार्क्स टोटल 3 मार्क्स का ये वाला सवाल आपने कर लिया सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 18 को। मूव करिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है यूज द नंबर लाइन एंड ऐड द फॉलोइंग इंटीजर। नंबर लाइन का यूज करते हुए आप इंटीजर्स को ऐड करके दिखाइए। देखिएगा ये आपकी नंबर लाइन है, ठीक है, ए पार्ट के लिए। तो ये आपका ए पार्ट है। ए पार्ट में ये कह रहा है 10 को ऐड करना है -4 के साथ, ऐड करना है। तो देखिएगा जब मैं यहाँ पे 0 बनाऊंगा, ठीक है, और यहाँ पे इक्वल डिस्टेंसेस पे 10 तक जाऊंगा, 1 2 3 4 5, और नंबर लाइन थोड़ी सी मुझे बड़ी करनी पड़ेगी, तो नंबर लाइन बड़ी कर लेते हैं। ये मैंने नंबर लाइन बड़ी कर ली। 6 7 8 9 10 एंड 11, ठीक है। और यही 10 यूनिट्स अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे देखिए -4 तक बोला है मुझे, तो मैं एक काम करता हूँ 1 2 3 4, तो यहाँ पे ये 5 तक मैंने बना लिया, -5 -4 -3 -2 -1। अब ऐड कैसे करते हैं नंबर लाइन के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा आपको इन्होंने बोला है एक +10 है, एक +10 है, तो नंबर लाइन के ऊपर +10 ये रहा। यहां से ये बोल रहा है कि ए से आपको -4 यूनिट्स ऐड करने, तो -4 यूनिट्स, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर दिया है तो नंबर लाइन कहते हैं कि ये पूरी जो साइड है ये पॉजिटिव साइड है और ये जो पूरी साइड है ये नेगेटिव साइड है। 0 के इस साइड ये 0 है, ठीक है। अब जब आपको +10 में -4 करना है तो आप 10 से
इधर मत आइएगा, कई स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं। आपको एक्चुअली करना क्या है, पॉजिटिव 10 में ऐड करना है -4 को। तो ऐड करना है मतलब नंबर लाइन पे ही 10 के बाद या तो +4 इधर जाएगा या +4 इधर आएगा। ऐड करने के लिए -4 आना है, मतलब नेगेटिव साइड में जाना है। आपको एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ जाने हैं 4 यूनिट। तो ये हो जाएगा आपका 1 यूनिट, ये हो जाएगा आपका 2 यूनिट, ये हो गया 3 यूनिट और ये हो गया 4 यूनिट। डन। तो आप 10 के बाद जब -4 की तरफ आ रहे हैं तो आप आके रुकेंगे +6 के पास। तो देखिएगा आपको बेसिकली a दिया था +10, डन, और आपको बोला था कि -4 करिए, तो 4 पार्ट्स माइनस करिए, इसलिए आप नेगेटिव साइड पे आए हैं। तो आप आएंगे किसके ऊपर, देखिएगा +10 में जब मैं -4 पार्ट्स को ऐड करना चाहूंगा तो ये आंसर मेरा आएगा +6, और +6 आपने दिखाया बी पार्ट से। डन है। तो ये आप नेगेटिव साइड पे 4 पार्ट्स आए हैं। 3 मार्क्स का सवाल है, 1 मार्क्स इस चीज के आपको मिलेंगे नंबर लाइन के ऊपर शो करने के लिए। डन। अब देखिए -8 पे है, ऐड करना है -4 को, ये भी एक अच्छा सवाल है। देखो नेगेटिव को ऐड करना है तो आप हमेशा नेगेटिव के लिए एक्सट्रीम लेफ्ट मूव करेंगे, एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ आएंगे। तो 4 पार्ट लेफ्ट के साइड में आएंगे तो 6 आ रहा है। ऐसे ही बी पार्ट के लिए आप नंबर लाइन कैसे बनाएंगे इसको देखिएगा। बी पार्ट के लिए मैं नंबर लाइन बनाऊंगा, ये रहा मेरा नंबर लाइन, और क्योंकि -8 से मुझे कहानी चालू करनी है तो देखिएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। डन। और यहाँ पर 1 2 3 4 तक बना लेते हैं। तो ये आपका हो गया पॉजिटिव साइड, पूरी पॉजिटिव साइड, और ये आपकी है नेगेटिव साइड। तो यहाँ पर 9, 10, 11, और मैं आ जाता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा और आगे तक, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। तो ये और ये एक पार्ट और बना दिया, नंबर लाइन को और एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये हमने इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स नेगेटिव साइड पे बनाए। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14 और -15 तक हमने नंबर लाइन पे दिखाया। क्यों दिखाया, अब आपको चीजें समझ आएंगी। देखो आपको कहानी कहां से चालू करनी है, तो आपको आगे वाले इंटीजर से, आगे वाला इंटीजर दिया -8, तो मैं -8 पे यहां पर हूं। -8 से मुझे एडिशन करना है और -4 की तरफ, तो अगेन मैं एक्सट्रीम लेफ्ट में जाऊंगा। तो देखिएगा 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और ये 4 पार्ट, यहां पे मैं आके रुक जाऊंगा और ये होगा आपका -12। तो ए से आप बी पर आएंगे, आपको आंसर जो आएगा बेसिकली वो बी पार्ट है, मतलब -12 आपका जवाब है। आपने क्या किया, -8 में आपने -4 पार्ट्स को और ऐड किया, तो आप एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ आए, नेगेटिव पार्ट की तरफ आप मूवमेंट कर रहे हैं। क्लियर है। तो ये आपने नंबर लाइन के थ्रू एडिशन दिखाया। क्लियर है। सी पार्ट पे देखिएगा, तो ये था आपका बी पार्ट। अब इसको मैं डिलीट नहीं कर रहा, सी पार्ट नीचे ही मैं बना रहा हूँ, सो दैट अब आपको कंपैरिजन समझ आ जाए। तो जिन लोगों ने भी थ्योरी अटेम्प्ट की है उनको बहुत अच्छे से चीजें समझ आ रही होंगी। देखिए -6 से हमें चालू करना है, पॉजिटिव साइड में जाना है। तो -6 से चालू करना है और पॉजिटिव साइड में जाना है। तो ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 तक यहाँ पे बना देता हूँ। तो ये -9, ये -8, ये -7, ये -6, ये -5, ये -4, ये -3, ये -2, ये -1, और पॉजिटिव साइड में मैं 4 तक बना देता हूँ। तो देखिएगा 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये कंप्लीट पॉजिटिव साइड है, ये कंप्लीट नेगेटिव साइड है। डन है। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, सर्कल मत बनाइए साइन के ऊपर, सिर्फ ऐसे लिखिए। तो नेगेटिव साइड, पॉजिटिव साइड। अब देखो आपको कहानी कहां से चालू करनी है, तो -6 से चालू करना है। तो -6 ये रहा,
डन, ये रहा आपका -6। अब आपको मूवमेंट किधर करनी है, तो मूवमेंट है आपका पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव इंटीजर है। कितने पार्ट, 4 पार्ट्स। तो 4 पार्ट्स के लिए देखिएगा 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट एंड 4 पार्ट। ये रहा आपका क्या, -2। तो हमारा आंसर आएगा B-2। क्लियर है। तो इस तरीके से आप नंबर लाइन के ऊपर एडिशन करके दिखाते हैं। तो 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन थे, ये सब पार्ट दिए थे। क्वेश्चन नंबर 19 में आपके ये 3 मार्क्स का सवाल था जो आपने फेस किया। फाइनली ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। टोटल है 29 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्लियर है। 10 क्वेश्चंस और बचे हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है मेजर द एंगल गिवन बिलो यूजिंग द प्रोटेक्टर, राइट डाउन द मेजर्स। अब देखिए यहां पे आपको बेसिकली प्रोटेक्टर को प्लेस करना है, और प्रोटेक्टर प्लेस करने के बाद, अब प्रोटेक्टर क्या होता है, तो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में एक जो हाफ सर्कल दिया है, ठीक है, वो हाफ सर्कल को हम प्रोटेक्टर कहते हैं। तो यहां पर आपको प्रोटेक्टर प्लेस करना है और आपको एंगल्स बताने हैं कि ये एंगल्स कितने हैं। क्लियर। अब देखिएगा, अगर आपके सामने मॉक टेस्ट पेपर है तो यहां पर आप जैसे प्रोटेक्टर प्लेस करेंगे तो आपकी बेस लाइन ये हो जाएगी। तो प्रोटेक्टर की बेस लाइन और आपका ये वाला पार्ट, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि प्रोटेक्टर की जो बेस लाइन है वो ये रहेगी, ठीक है। और यहां से जब मैं इधर का डिग्री देखूंगा तो अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री के आसपास मुझे ये उठता हुआ दिखेगा। तो मैं ऐसा कहता हूं कि ये एंगल मुझे 30 डिग्री दिख रहा है। अगर ये बेस लाइन है तो ये लाइन इस बेस लाइन से उठ रही है, मैं कहूंगा 30 डिग्री उससे कम ही होगा। क्लियर है। यहां पे अगर हम देखें तो 90 ये होता है। ये मैं सिर्फ एक आपको तरीका बता रहा हूं, बेस लाइन आप इसको ले लें। अगर ये बेस लाइन है तो प्रोटेक्टर का जो सेंटर पॉइंट है वो यहाँ पे प्लेस होगा, बेस लाइन ऐसे आएगी। और इधर तक अगर आऊं तो 90 को क्रॉस करके ये मेरे ख्याल से आपका 90 क्रॉस करके ये और आगे 60 तक चला गया है। तो यहाँ पे 90 प्लस 60 बोलूं तो ये 150 डिग्री का टोटल एंगल आएगा। 150 या 140 के आसपास रहेगा ये। क्लियर है। ऐसे ही अगर इसको मैं बेस लाइन मान लूं, ठीक है, तो ये आपका प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट है। प्रोटेक्टर प्लेस करिए, ठीक है, आप देखेंगे ये 90 डिग्री का एंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे ही अगर इधर देखें तो ये 90 डिग्री से छोटा दिखेगा। इसको अगर बेस लाइन मान लूं तो ये बेस लाइन है, ये सेंटर पॉइंट है। यहां से ये लाइन कितनी गई है, तो ये सेंटर तो नहीं जाती हुई दिख रही, मैं कहूंगा ये 90 से कम दिख रहा है। तो ये कुछ आपका अप्रोक्सीमेटली 85 से ऊपर होगा, 85 के आसपास होगा। तो ये जो इन्होंने लाइन दी थी ये 85 डिग्री के आसपास मुझे नजर आ रही है। ठीक है, 90 डिग्री प्रॉपर नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से आपको प्रोटेक्टर रख के मेजर करना है। आपके सामने अगर ऐसा कोई सवाल आता है तो ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट पेपर है। आपके सामने जब पेपर आएगा आपको वहां प्रोटेक्टर प्लेस करके एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो बतानी है। क्लियर है। तो 30 डिग्री, 150 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 85 डिग्री के आसपास मैं कहूंगा क्वेश्चन नंबर 20 हमने कर लिया है सॉल्व। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग कर्व्स एज ओपन कर्व और अ क्लोज्ड कर्व। तो ये आपका ओपन कर्व है, ये आपका ओपन कर्व है और ये आपका क्लोज्ड कर्व है, ये आपका क्लोज्ड कर्व है। सिर्फ क्लासिफाई करना है। सोचिए 3 मार्क्स में इतना आसान क्वेश्चन। क्यों क्लोज्ड कर्व कह रहा हूं, क्योंकि जहां से स्टार्टिंग हुई है वहां पे घूम फिर के हम अंत कर रहे हैं। लाइन अपने आप को कहीं पे भी क्रॉस नहीं कर रही। स्टार्टिंग यहां से अगर हो रही है तो ये क्लोज नहीं कर पा रहा, इसलिए ये ओपन कर्व है। स्टार्टिंग अगर यहां से हुई है तो ये क्लोज नहीं कर पा रहा, यहां पे अंत हुआ है। तो फिगर क्योंकि क्लोज नहीं हो रहा इस कारण हम इसको ओपन कर्व और क्लोज कर्व बोल रहे हैं। तो ओपन कर्व टिक से दिखाए हैं और क्लोज कर्व मैंने गोल सर्कल घुमा के दिखाए हैं। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 के बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ड्रॉ अ रफ ट्राइंगल इन विच पॉइंट्स P, Q and R located inside whereas M and N outside and also A, B, C on the sides of the triangle। आप एक ऐसा ट्राइंगल बनाइए, एक रफ ट्राइंगल हमें बना के दिखाइए जहां पे तुम्हें ये पता हो कि पॉइंट्स इनसाइड, आउटसाइड एंड ऑन ट्राइंगल का मतलब क्या है। तो ये कह रहा है ड्रॉ अ रफ ट्राइंगल इन विच पॉइंट्स P, Q आर लोकेटेड इनसाइड। तो P, Q,
एंड ये रहा आर इनसाइड द ट्राइंगल। डन। Whereas M and N outside and also M and N are outside, तो ये रहा एक पॉइंट M, ये रहा एक पॉइंट N outside the triangle। और ये बोल रहे हैं and also A B C on the sides of the triangle, तो ये पॉइंट मैं ले लेता हूं A पॉइंट, ये पॉइंट मैं ले लेता हूं B पॉइंट, और ये वाला पॉइंट मैं ले लेता हूं C पॉइंट। आप कहीं पे भी ले लो, ऑन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एंड आउटसाइड द ट्राइंगल का मतलब आपको पता होना चाहिए। कुल मिला के ये मैंने एक रफ डायग्राम बनाया, इन, आउटसाइड और ऑन, ठीक है, ये वर्ड हमने यहां पर दिखा दिए बना के। इतने आसान सवाल हैं क्वेश्चन नंबर 19 से लेके 22 तक। डन। 3 मार्क्स में थे ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 देखना, राइट द हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। तो देखो ए में हिंदू अरेबिक लिखना है तो आपको सबसे पहले तो लेटर्स का मतलब पता होना चाहिए। X का मतलब होता है 10, L का मतलब होता है 50, ठीक है, फिर I का मतलब होता है 1 और इस X का मतलब है 10। देखिएगा X के बाद बड़ा नंबर है, तो जब भी बड़े नंबर बाद में हो और छोटे नंबर उनसे पहले हो तो हम हमेशा सब्ट्रैक्शन करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, इसको लिखने के लिए हम कैसे यूज करेंगे, तो आपको देखो क्या दिया था, X L I X। L का मतलब है 50, बड़ा नंबर आगे है तो बड़े नंबर को पहले लिखना है, और छोटा नंबर पहले दिया है तो छोटा नंबर अगर पहले दिया है उसको आगे माइनस करके लिखना है। डन। प्लस यहां पे 10 में से हम -1 करेंगे तो इन दोनों का आंसर आएगा 9 और इन दोनों का आंसर आएगा 40। तो यहां पे 40 + 9 आपको वैल्यू देगा 49। इस तरीके से आपको ए पार्ट सॉल्व करना था। अगेन बी पार्ट के लिए देखिएगा, एक बार मैं ऑलरेडी गिवन पार्ट लिख चुका हूं। एल का मतलब क्या है, एक्स का मतलब क्या है, आई का मतलब क्या है, वी का मतलब क्या है, तो वी का मतलब होता है 5। डन। अब देखिएगा इसको सॉल्व करने के लिए 10 10 10, तो देखो शुरुआत में बड़े नंबर्स दिए हैं तो 10 + 10 + 10 प्लस, और उसके बाद 5 के बाद बड़े नंबर के बाद में छोटे 1 1 1 लिखे हैं, तो इसका मतलब ये पूरी जो वैल्यू है ये छोटी वैल्यू है जो कि बाद में लिखी है। तो छोटी वैल्यू जब बाद में लिखी होती है तो वो ऐड होती है, तो यहां पे ये आएगा 5 + 1 + 1। डन है। तो यहां पे ये आपका हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 30, तो इसका आंसर आएगा 37। पूरी उम्मीद करता हूं आपको यहां तक चीजें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। 24 क्वेश्चन से 29 तक है लॉन्ग आंसर वैरायटी क्वेश्चंस, स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं। स्टेटमेंट क्वेश्चंस को, वर्ड प्रॉब्लम्स को आप वर्ड की जैसे ही सॉल्व करिएगा, शब्दों को देना है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, इसमें सबसे पहले मैं लिखता हूं सॉल्यूशन, और जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं तो सबसे पहले आप गिवन पार्ट जो लिखिएगा। तो गिवन पार्ट में देखो क्या बोल रहा है, ये कह रहा है मिस्टर अनिल बॉट 8 1/2 लीटर ऑफ मिल्क। तो अनिल बॉट, अनिल कितना मिल्क लाया, तो अनिल बॉट मिल्क कितना लीटर, तो ये लाया है आपका मिल्क 8 1/2 लीटर। 8 1/2 लीटर का मतलब है 2 × 8 is 16 + 1 is 17/2 लीटर्स। इतना ये मिल्क लेकर आया। आउट ऑफ दिस, इसमें से 6 1/2 लीटर वॉज कंज्यूम्ड, तो कितना मिल्क कंज्यूम हो गया, कंज्यूम्ड मिल्क इज 6 1/2 लीटर। और 6 1/2 लीटर का मतलब है 2 × 6 is 12, 12 + 1 is 13, 13/2 लीटर्स ऑफ मिल्क उसने कंज्यूम कर लिया। हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट विथ हिम, लेफ्ट मिल्क कितना है, तो लेफ्ट मतलब बचा हुआ मिल्क कितना है, तो लेफ्ट मिल्क मतलब तुमने जो मिल्क यूज कर लिया,
टोटल आया था 17/2, आउट ऑफ 17/2 आपने 13/2 लीटर्स कंज्यूम कर लिया, सब्ट्रैक्ट होगा। और इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए देखो दोनों के डिनोमिनेटर सिमिलर है तो न्यूमरेटर माइनस कर दीजिए। 17 माइनस 13 जब हम करेंगे तो 7 में से 3 गए तो ये बचा 4, ये बचा 4/2 लीटर्स। और 4/2 लीटर्स का मतलब है सिंपल फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं कहूँगा 2 लीटर्स ऑफ मिल्क इज लेफ्ट। क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम थी तो आंसर भी हमें वर्ड्स में देना है। उन्होंने कहा था फाइंड हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट, तो 2 लीटर ऑफ मिल्क इज लेफ्ट आफ्टर कंजप्शन ऑफ द मिल्क, ये आपका आंसर आएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपने वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करा है। कितने मार्क्स का था? 5 मार्क्स का सवाल था। देखिएगा 5 मार्क्स, आपको हर स्टेप का हाफ हाफ मार्क्स आप जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पे आंसर देना, उसका यूनिट लिखना, उसके भी हाफ मार्क्स। तो यूनिट हमने लिख दिया है 2 लीटर्स ऑफ मिल्क बचा है। तो क्वेश्चन नंबर 24 ये हो गया सॉल्व। मूव करिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? तो 25 क्वेश्चन कह रहा है राधिका बॉट 12 मीटर 5 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर मेकिंग अ डिजाइनर बेड शीट। डिजाइनर बेडशीट बनाने के लिए राधिका क्या लेकर आई? तो कपड़ा खरीद के लाई है। कितना कपड़ा? 12 मीटर 5 सेंटीमीटर क्लॉथ खरीद के लाई है। इफ शी ऑल्सो बॉट 2 मीटर 2 सेंटीमीटर क्लॉथ ऑफ डिफरेंट क्वालिटी, उसने एक दूसरी क्वालिटी का भी 2 मीटर 2 सेंटीमीटर का क्लॉथ लिया है। एंड कलर फॉर मेकिंग अ सूट, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ बॉट बाय हर। टोटल कितना कपड़ा उसने खरीदा? देखिएगा यहां पे सॉल्यूशन देते हैं। क्या क्या गिवन है सबसे पहले वो लिख लीजिए। तो मुझे गिवन है कि राधिका बॉट अ क्लॉथ, राधिका बॉट अ क्लॉथ ऑफ लेंथ, कितनी लेंथ का क्लॉथ लेकर आई है? ऑफ लेंथ 12 मीटर 5 सेंटीमीटर ऑफ वन वेराइटी, एक वेराइटी का। सेकेंड वेराइटी और लेकर आई है तो सेकेंड वेराइटी ऑफ क्लॉथ लेंथ, उसकी लेंथ कितनी दी है? तो उसकी लेंथ जो हमें दी है वो हमें दी है 2 मीटर 2 सेंटीमीटर। डन। अब देखिएगा टोटल कितना क्लॉथ लेकर आई? तो टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ इज व्हाट? तो टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ इज 12 मीटर 5 सेंटीमीटर एडेड विथ 2 मीटर 2 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ निकल आएगी। टोटल लेंथ आपकी देखिएगा, मीटर वाला पार्ट मीटर के साथ ऐड कर दीजिए और सेंटीमीटर वाला पार्ट सेंटीमीटर के साथ ऐड कर दीजिए। तो ये आ जाएगा 12 मीटर प्लस 2 मीटर। देखिए 12 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर। तो टोटल जो वो क्लॉथ लेकर आई है वो है आपका 14 मीटर एंड 7 सेंटीमीटर। ये है आपका क्लॉथ जो टोटल लेंथ का खरीद के लाई है। डन। और कुछ नहीं करना इसके अंदर, बस इतना ही है। क्लियर? चलिए सर हमने तो इसमें पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया एकदम। अगर आपने वैसे किया है तो वैसे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमें कुछ बोला नहीं था, हमें बस बोला था फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ बॉट बाय हर। मीटर में आंसर देना है कि सेंटीमीटर में देना है ये नहीं बोला था, तो हमने किया भी नहीं वैसा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 25 के बाद हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? अ मैन परचेज अ फर्नीचर फॉर ₹1205 and gives ₹175.50 as its cartage and spend ₹84.80 on its polishing in different color. How much does he spend? ये कह रहा है एक बंदा है, उसने पहले फर्नीचर खरीदा, फिर उसको लाने का जो कैरी करने का खर्चा था ऑटो का वो उसने पे किया, फिर उसके बाद उसने उसके ऊपर पॉलिश कराई अलग कलर की, उसके ऊपर उसने खर्चा किया। तो टोटल उसको फर्नीचर कितने का पड़ा?
सम टोटल करना है, डेसिमल्स वाले हैं, डेसिमल्स को ऐड करना आना चाहिए, बस ये चेक करना चाहते हैं। चलो देखना, यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा सॉल्यूशन, और वर्ड प्रॉब्लम है तो सबसे पहले हम वर्ड्स में चीजें लिख लेते हैं। तो फर्नीचर, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, तो फर्नीचर का कॉस्ट कितना है, तो फर्नीचर का कॉस्ट है ₹1205। डन। फिर गिव्स ₹175.50 एट इट्स कार्टेज, तो कॉस्ट ऑफ कार्टेज ऑफ फर्नीचर। डन। तो फर्नीचर के कार्टेज पे, मतलब उसके लाने पे, कैरी करने पे जो खर्चा किया है वो ₹175.50 का खर्चा हुआ। ठीक है। अब पॉलिशिंग का खर्चा, तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, तो ये पॉलिश करवाने का खर्चा कितना आया, तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग आई है ₹84.80। ठीक है। टोटल खर्चा कितना हुआ, तो सम टोटल कर दीजिए, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ फर्नीचर प्लस कॉस्ट ऑफ कार्टेजेस प्लस कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, ठीक है, इसको आप ऐड कर दीजिए कॉस्ट ऑफ कार्टेज, कॉस्ट ऑफ कार्टेज, और इसको आप ऐड कर दीजिए कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग के साथ, तो कॉस्ट ऑफ पॉलिश। डन। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, ये टोटल कॉस्ट कितना आएगा, तो देखिएगा कॉस्ट ऑफ फर्नीचर इज 1205 एडेड विथ 175.50 एडेड विथ 84.80, और रफ वर्क में इस डेसिमल वालों को आप ऐड करके दिखाएंगे। क्लियर है। तो देखिए ऐड कैसे करेंगे हम, तो 1205 में आप ऐड करिए होल पार्ट को 175 डेसिमल 50, ठीक है, इसमें ऐड करिए 84.80 को, तो 84.80 को ये एडिशन करने पे देखिएगा ऊपर कुछ नहीं था डेसिमल पार्ट में, तो हमने 0.00 लगा दिया, ऐड करने पे ये आ जाएगा 8 + 5, तो 8 + 5 होता है आपका 13, 13 का 3 कैरी 1 10, 10 और +4 14 और 15, 15 का 5 कैरी 1 और 8 और 8 16, 16 का 6 कैरी 1 4 और 1। तो आपका आंसर फाइनली कितना आएगा, रफ वर्क दिखाना है आपको। क्लियर है। आंसर आ रहा है हमारा ₹1465.30 टोटल कॉस्ट। क्लियर। और यही आपका आंसर आ गया। तो ये था आपका 5 मार्क्स का सवाल, क्वेश्चन नंबर 26, ये आपके सामने हो गया सॉल्व। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। बोर्ड कर लेते हैं यहाँ पे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, इसको देखिए। प्रेजेंट एज ऑफ करण इज 5 टाइम्स द एज ऑफ शिखा। देखिए करण की जो प्रेजेंट की एज है वो शिखा से 5 टाइम्स है। ठीक है। आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद करण विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज शिखा। करण जो होगा वो 3 गुना हो जाएगी, करण की जो एज है वो 3 गुना हो जाएगी शिखा के मुकाबले। What are the present ages of करण एंड शिखा। देखो प्रेजेंट एज मतलब आज की एज पूछ रहे हैं किसकी, करण और शिखा की। वर्ड प्रॉब्लम है, एक यहाँ पे लिख लेते हैं वर्ड सॉल्यूशन, और देखिएगा जो भी गिवन है पहले उसको लिखते हैं। पहले स्टेटमेंट कह रहा है प्रेजेंट एज ऑफ करण इज 5 टाइम्स द एज ऑफ शिखा। शिखा की एज तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन शिखा की एज का 5 टाइम्स है करण, तो सबसे पहले तो हम शिखा की एज को x मान लेते हैं। लेट दी प्रेजेंट एज, लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ शिखा, शिखा की जो प्रेजेंट एज है इज इक्वल्स टू x ईयर्स। डन। ठीक है। अब यहां पे करण की एज क्या होगी, तो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ करण विल बी, प्रेजेंट एज ऑफ करण विल बी, करण की कितनी हो जाएगी, तो ये होगी आपकी 5 टाइम्स ऑफ शिखा, तो 5x ईयर्स। इसको ब्रैकेट में लिख के यूनिट हम अलग से लिख देते हैं। अब देखिए कहानी
हमसे आगे फर्दर क्या बात कर रहा है, फर्दर वो बोल रहा है कि 10 साल के बाद कॉमा, तो पहले तो 10 साल के बाद की कहानी देखते हैं क्या होगी। तो आफ्टर 10 इयर्स ये अंडरलाइन कर देते हैं। नेक्स्ट दो स्टेटमेंट आएंगे, शिखा विल बी, शिखास एज विल बी कितनी हो जाएगी, तो शिखा की एज आज से 10 साल के बाद, आज अगर x है तो आज से 10 साल के बाद होगी x + 10 ईयर्स। डन। और अगर शिखा की एज ये होगी 10 साल के बाद, तो करण की एज क्या हो जाएगी, करंस एज विल बी कितनी होगी, तो करण की एज होगी 5x में 10 और ऐड कर दो, 5x + 10 ईयर्स, ठीक है। 10 साल के बाद 10 ऐड हो जाएगा, तो प्रेजेंट एज अगर करण की 5x है तो 10 साल के बाद करण की एज 5x + 10 होगी। अब ये क्या बोल रहा है, तो ये कंडीशन दे रहा है, कॉमा के बाद आफ्टर 10 ईयर्स के बाद की कहानी हमने लिख ली, कॉमा के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है करण विल बी, तो करण की जो एज है 5x + 10, ये एज किसके बराबर आएगी, तो ये आएगी 3 गुना, 3 टाइम्स एज ओल्ड एज शिखा। 3 टाइम्स, टाइम्स का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, शिखा की एज का 3 गुना, तो शिखा की एज है x + 10, उसकी एज का 3 गुना, ये करण की 10 साल की बाद की एज है। ये इक्वेशन अब हम करेंगे सॉल्व। क्लियर है, पूरी उम्मीद करता हूं आपको यहां तक मेरी बात बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे 5x + 10 which is equals to 3 into x is 3x plus 3 into 10 is 30, ठीक है। अब 3x आएगा 5x के बाद, वेरिएबल एक जगह, कांस्टेंट एक जगह, तो 5x के पास आ जाएगा 3x, तो ये हो जाएगा आपका 5x minus 3x which is equals to 30, और 10 30 के पास जाएगा तो 30 minus 10, ये है आपका ट्रांसपोजिशन मेथड, प्लेसेस आप चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी इक्वेशन में इक्वल टू साइन के इधर उधर हम करते हैं तो इस तरीके से हम साइन का चेंज करते हैं। चलिए 5x में से 3x गए तो ये बचा 2x, 2x की वैल्यू आ रही है 20 और x की वैल्यू आ रही है 20/2, और 20/2 का मतलब है x = 10, ठीक है। अब x 10 है, हमने x लिया क्या था, तो हमने ये शिखा की प्रेजेंट एज ली थी। फाइनली आपका आंसर आ गया है ब्लू पेन से, आप आंसर लिख दीजिए, यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा आपका आंसर फाइनली आ रहा है कि शिखास प्रेजेंट एज विल बी, शिखास प्रेजेंट एज, तो आज की एज शिखा की आ गई है, वो कितनी आई है, तो शिखा की आज की एज आई है 10 इयर्स, और करण की प्रेजेंट एज कितनी आई है, तो करण's प्रेजेंट एज, करण की प्रेजेंट एज कितनी आई है, तो करण की जो प्रेजेंट एज आई है वो आई है 5 × x, मतलब 5 × 10, तो 5 × 10 मतलब 50 ईयर्स, तो ये हो गया हमारा 50 ईयर्स। क्लियर है, तो ये करण की एज, ये शिखा की एज, हमारा आंसर हमने ब्लू पेन से यहाँ दे दिया। चलिए तो फाइनली 27 क्वेश्चंस हम यहाँ तक कर चुके हैं, मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। चलिए बोर्ड क्लियर करके लास्ट सेकंड क्वेश्चन हमें कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड। यहाँ देखिएगा इन्होंने हमें क्या बोला है, शेडेड पार्ट के लिए हम एक काम करते हैं, ये सेंटर को शेड कर देते हैं। तो बेसिकली क्या है, शेडेड पार्ट यही दिया है इस सवाल में। आप लोग भी अगर सामने मॉक टेस्ट पेपर है तो उसमें देख पा रहे होंगे कि ये वाला पार्ट है हमें जो शेडेड दिया है, तो ये सेंटर शेडेड पार्ट हमें निकालना है। अब देखो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमें ये पूरा जो बॉक्स दिया है ये 8 सेंटीमीटर दिया, इधर कुछ नहीं दिया, इसका मतलब ये भी 8 सेंटीमीटर का, मैं कहूँगा ये एक स्क्वायर पीस है। डन, एक स्क्वायर पीस है। इस स्क्वायर पीस में से सेंटर में लगा हुआ सर्कल का एरिया बताना है। तो सेंटर वाले सर्कल का अगर मुझे एरिया बताना है तो यहाँ पे विड्थ दी है, ये ऐसा है कि जैसे एक पूरा सर्कल दिया है, इस सर्कल के अंदर इन्होंने कहा इस सर्कल का एरिया निकालो। अगर इतनी विड्थ जो है वो 2 है,
ठीक है। तो हम बाहर के बॉक्स के लिए सिर्फ अपना रेफरेंस मानते हुए हम इस बड़े वाले सर्कल का रेडियस R1 मान लेते हैं, और R1 जो हमें गिवन है, तो मैं ऐसा बोल दूंगा कि मुझे गिवन क्या है, तो मुझे रेडियस गिवन है, रेडियस R1, और रेडियस R1 मुझे कितना गिवन है, तो ये मुझे गिवन है 4 सेंटीमीटर। कैसे पता चला सर? तो कैसे पता चला इसको समझना। यहां से अगर मैं सेंटर ले लूं, रेड पेन से अगर मैं एक सेंटर ले लूं, इस सेंटर से यहां तक की ये जो दूरी है ये इसका पूरे का हाफ होगा, क्योंकि सर्कल ऊपर टच हो रहा है। तो यहां पे ये मैं कहूंगा 4 सेंटीमीटर। तो ये जो R1 है ये 4 सेंटीमीटर यहां से आया है। अगर R1 4 सेंटीमीटर है तो उस 4 सेंटीमीटर में से 2 सेंटीमीटर मैं ये रिमूव कर दूंगा, ये जो मुझे 2 सेंटीमीटर दिख के दिया है ये हटा दिया, तो ये जो एरिया, ये जो सर्कल का रेडियस है R2 ये निकल आएगा। तो देयरफॉर रेडियस R2, मैं ऐसा बोल देता हूँ, रेडियस R2 इज व्हाट, तो रेडियस R2 हमारा आ जाएगा 4 - 2, तो ये हमें वैल्यू देगा 2 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस 2 सेंटीमीटर, मैं ऐसा बोल देता हूं, इज इक्वल्स टू, यहां पे 2 सेंटीमीटर आएगा, इज इक्वल्स टू πr², और πr² का मतलब है 22/7, या एक काम करिए इसको डेसिमल में ले लेते हैं, 3.14 मल्टीप्लाइड विथ 2 × 2 इज 4, डन। और इसको आप सॉल्व कर दीजिए, तो 4 × 4 इज 16, 16 का 6 कैरी 1, ये आ जाएगा 5, 4 × 3 इज 12, तो 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कौन सा एरिया आया, यही हमारा जवाब है। ये कौन सा एरिया आया, तो ये फाइनली एरिया आ रहा है ये डार्क पार्ट का, डन है। तो ये सेंटर वाला डार्क पार्ट जो मैंने रेड से मार्क किया, डन। यहाँ पे ये हटा दिया, तो इतने का जो एरिया आया है वो आया 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व करना था। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, एक अच्छी वैरायटी का सवाल अगेन आपके सामने। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है अनिल एंड अंकुश आर 2 फ्रेंड्स। अनिल एंड अंकुश की मंथली सैलरी अगर मैं आपको दे दूं, तो मंथली सैलरी आपको दी है 25,000 अनिल के लिए, ठीक है। अनिल की जो मंथली सैलरी है वो इतनी है, और अंकुश की जो मंथली सैलरी है वो है 15,000 वर्ड रिस्पेक्टिवली दिया था, इसलिए मुझे पता चला। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन और इन लोगों की मंथली सैलरी। तो मंथली सैलरी ऑफ किसकी, अनिल, मंथली सैलरी ऑफ अनिल इज इक्वल्स टू ₹25,000, कितनी है, 25,000 मंथली सैलरी है, ठीक है। ऐसे ही हमें दिया है मंथली सैलरी ऑफ अनिल के बाद नेक्स्ट नाम हमें दिया है अंकुश का। तो अंकुश की जो मंथली सैलरी है वो रुपीस कितनी दी है, 15,000, तो 15,000। इसके आगे वो क्या बोल रहा है, इसके आगे वो बोल रहा है ड्यू टू सम इमरजेंसी अंकुश नीड 1/4 ऑफ हिज सैलरी। तो अंकुश की सैलरी का 1/4 अंकुश को पहले चाहिए, मतलब उसको नीड है कोई इमरजेंसी के कारण। तो अंकुश नीड 1/4 ऑफ सैलरी। अंकुश क्या कंडीशन दी है, अंकुश नीड 1/4 ऑफ सैलरी ऑफ हिज सैलरी। तो यहां पे ये वर्ड बहुत ध्यान से देखिएगा, ऑफ हिज सैलरी। उसकी अंकुश की जो सैलरी है वो थी 15,000, 15,000 का 1/4 कितना होगा। तो ये देखिएगा, ये स्टेटमेंट हमें कह रहा है यहां पर कि 15,000 का 1/4 अंकुश की नीड कितनी है, तो 4 से ये 15,000 काटा, तो 4 × 3 इज 12, बचा 30, 4 × व्हाट इज 30, तो 4
5 times is 20, 4 6 times is 24, 4 7 times is 28, बच्चा 20, 4 5 times is 20 और 0, मतलब अंकुश को नीड कितनी है, तो 3,750 रुपए की नीड है। डन। ये क्या कह रहा है कि ड्यू टू सम इमरजेंसी अंकुश नीड 1/4 ऑफ हिज सैलरी, उसको इतना पैसे की नीड है। इन दिस सिचुएशन अनिल हेल्प हिज फ्रेंड, अनिल ने अपने दोस्त की हेल्प की, मतलब अनिल उसको 3,750 रुपए दे देगा। ठीक है। फाइंड हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी हेल्प्ड बाय अनिल, अनिल ने कितने पैसे की हेल्प की है, तो हमारा यहाँ पे एक आंसर आ गया, अनिल हेल्प्ड अंकुश बाय गिविंग रुपीस कितना, तो रुपीस 3,750, खत्म बात। ठीक है, तो ये आ गया आपका एक आखिरी स्टेटमेंट, अनिल हेल्प्ड अंकुश बाय गिविंग रुपीस 3,750। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, ऑल्सो फाइंड टोटल अमाउंट ऑफ मनी हैड अंकुश। अब अंकुश को अगर मंथली सैलरी मिली और अनिल ने हेल्प की, तो अब अंकुश के पास टोटल कितना पैसा है, तो देयरफॉर अंकुश हैड व्हाट अमाउंट, तो 15,000 खुद का जो सैलरी का आया, 3,750 अनिल से लिया, तो ये टोटल पैसा हो गया है इसके पास 18,750 रुपीस। क्लियर है। तो अब अंकुश के पास कितना है, तो 18,750, एक आंसर ये है और दूसरा आंसर ये है। क्लियर। तो ये दोनों आंसर आपके सामने आ गए हैं। आगे वो बोल रहा है व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू डिपिक्ट हियर, इससे आपको क्या समझ आता है कि अनिल ने जो हेल्प की है अंकुश की, तो अनिल किस टाइप का आदमी है, तो मैं कहूंगा अनिल जो है वो हेल्पफुल आदमी है। क्या वैल्यू डिपिक्ट होती है, तो अनिल इज हेल्पफुल, वो अपने दोस्तों की हेल्प करता है। उसके पास एक काइंडनेस, आपको शब्दों का पता होना चाहिए, तो उसके पास काइंडनेस है, दया है उसके पास, वो दूसरों की हेल्प करने का नेचर रखता है। तो ये वैल्यू डिपिक्ट होती है अनिल के बारे में। क्लियर है। तो इस प्रकार से हमने फाइनली ये जो सैंपल पेपर था, ये जो मॉक टेस्ट पेपर था, पेपर नंबर 3, पूरे 29 क्वेश्चंस यहाँ पे कर लिए हैं खत्म। क्लियर। और अगर आप चाहते हैं इस तरह का मॉक टेस्ट पेपर आप घर पे बैठ के सॉल्व कर पाएं, तो मैं कहूंगा आप इसके लिए हार्ड कॉपी या ई बुक ऑर्डर कर दीजिए। ऑर्डर करने के लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना, सिंपल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक को जैसे आप क्लिक करते हैं तो एक फॉर्म ओपन होगा। उस फॉर्म से आप डायरेक्टली जैसे ही फॉर्म फिलअप करते हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स की टीम आपको कांटेक्ट करके आपको ये सारा जो हार्ड कॉपी के रूप में मॉक टेस्ट पेपर उनके सॉल्यूशंस हैं और ई बुक के रूप में आपको प्रोवाइड कर देंगे। 100% फ्री एजुकेशन, किसी तरह की कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं देनी और ना ही कोई कूपन कोड अप्लाई करना है। बेस्ट कंटेंट, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट सारी बेस्ट फैकल्टीज के थ्रू ही आपको यहाँ डिलीवर किया जाता है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू। क्लियर है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सैंपल पेपर में। तो क्लास 6 स्टूडेंट्स यहाँ पे 3rd सैंपल पेपर हो गया है, 4th सैंपल पेपर में हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय एंड टेक केयर।